ठीक है कैमरा। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, और इसके बाद में बात करेंगे सिवाना दुर्ग, है ना। और उसके बाद में बात करेंगे जालोर दुर्ग, जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, क्योंकि देखिए इससे पहले कुछ दुर्ग थे, उन्होंने मैंने एक क्लास पहले बना रखी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, और दुर्ग होते कितने प्रकार के थे उसके बारे में मैंने क्लास पिछली क्लास में बनाई थी, 2 क्लास है। उसके बारे में आप देख सकते हैं कि हाँ भी किस प्रकार के दुर्ग के प्रकार भी देख सकते हैं। जैसे गिरी दुर्ग होते हैं, है ना, जब पर्वत दुर्ग होते हैं, एरड़ दुर्ग होते हैं, धारक दुर्ग होते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के दुर्गों की जो प्रक्रिया होती है, दुर्गों का जो रूप होते हैं, दुर्ग मतलब कि जो जैसे किले वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करें ना, उनके जो अलग अलग रूप बोले, अलग अलग तरीके से किले बनते हैं, वो उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो बात है, मैंने पिछली क्लास में कर ली है। और आज हम शुरू करते हैं अगली क्लास, जिसका मत तात्पर्य है कुंभलगढ़ दुर्ग है, और सिवाना दुर्ग है, और बाड़मेर दुर्ग है ना। तो सिवाना, बाड़मेर और जालोर दुर्ग है, 3 दुर्ग है जिनकी हमारी बात करेंगे। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग ये किसने बनाया था? कुंभा ने। किसने बनाया था? कुंभा ने। ठीक है साहब, कुंभा ने बनाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? सादड़ी। कहाँ पर है? सादड़ी। ये सादड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब इसके बारे में बात करते हैं विशेष रूप से। देखिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, एक वह दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग जो एक सामरिक दृष्टि से भी इतना महत्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। और इसके जो बनाने में जिसका योगदान दिया रहा है वो कुंभा द्वारा बनाया गया था। और इसके 2 वास्तुकार थे, शिल्प थे, जो इनके जो कलाकार थे, है ना, उसका नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन। और मंडन द्वारा ये कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया। और कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर साहब? ये कुंभलगढ़ दुर्ग है सादड़ी के अंदर। सादड़ी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और इस दुर्ग के बारे में कुछ प्रक्रिया है, विशेष बातें भी हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। क्या है कि एक बार क्या बात है, कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ था, और इधर से क्या, जैसे कर्नल जेम्स टॉड था। कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। टॉड क्या है, घूमता वगैरह कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर चला गया था, उसको बेचारा पता नहीं था। मतलब वो एक ऐसा इतिहासकार था टॉड, जो राजस्थान के इतिहास की ज़्यादातर हमें जानकारी मिलती है, आधुनिक जानकारी मिलती है, वो उनकी बुक से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है, उनकी मतलब हमारे इतिहास की जानकारी के बारे में। और उसने टॉड ने देखा यार ये तो कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत अच्छा है, दुर्ग भी अच्छा है, तो उसको ऐसे कुछ एक अजीब सी नजरिया दिखाई दिया कुंभलगढ़ दुर्ग का। और उसने कहा यार ये तो एस्टुकन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? एस्टुकन दुर्ग है। इसका मतलब क्या है कि साहब टॉड ने बताया था कि जो मेरे क्षेत्र में था, जो ये यूरोप से था टॉड, उसने बताया हमारा इस प्रकार का जो दुर्ग था एक बहुत बड़ा दुर्ग था, और इसकी बहुत भी दीवार भी बड़ी थी, इसलिए मेरे को लगता है ये एस्टुकन दुर्ग के समान है। किसका समान है? एस्टुकन दुर्ग के समान है। और देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। एस्टुकन दुर्ग किसने कहा था, और ये कौन से दुर्ग को एस्टुकन दुर्ग कहा गया था, है ना। और इसके जो मतलब किसने बोला था, है ना, ये बातें पूछ सकते हैं। जैसे कि टॉड ने बोला था एस्टुकन दुर्ग है, ठीक है। और किस दुर्ग के बारे में बात की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार की बातें हैं जो हमें खास बातें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में एक और इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल एक ऐसा इतिहासकार था जो मतलब कि राजस्थान की जब जानकारी हमें मिलती है तो टॉड और अबुल फजल इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अबुल फजल क्या है कि इधर मतलब कि बेचारा घूमता रहता था, और उसने जानकारी वगैरह वो इकट्ठी करता रहता था। और एक दिन उसका पल्ला पड़ गया इससे कुंभलगढ़ दुर्ग से, और वहाँ से पास से गुजरा, और उनको देखकर लगा यार ये तो शानदार दुर्ग है, इतना दुर्ग तो मैंने कहीं देखा नहीं कुंभलगढ़ दुर्ग जैसा। और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसकी जो सिर वाली पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है ना। एक हम मानते हैं जैसे पगड़ी नीचे गिर जाती है, तब वो बोलता है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा दुर्ग है, इसकी लंबाई है वो इतनी लंबाई है कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर ये दुर्ग मतलब कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है ना। ये किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था
कि ये दुर्ग एक मतलब कि अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है, जब हम ज़मीन से ऊपर की ओर देखते हैं, इस दुर्ग को देखते हैं, जो सिर की पगड़ी है वो गिर जाती हैं। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इस प्रकार की बातें हैं वो इतिहासकारक ने की थी। और जो ये दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग, और इनके जो चारों जो दीवार है वो 36 किलोमीटर है। कितनी? 36 किलोमीटर है इस द्वारा। जैसे ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना, ये तो मतलब कि पर्वत है, क्या है? पहाड़ है ना, पहाड़ है ना, ये है दुर्ग। और इनके जो चारों मेरे दीवार बनी है, क्या बनी है? दीवार बनी है। और ये दीवार कितनी है? 36 किलोमीटर है। कितनी? 36 किलोमीटर है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। वाह यार, ये तो गजब है। कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। किसका? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। और इसी दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इतनी बड़ी बड़ी बातें बताने में काफ़ी टाइम लगता है। और एक दुर्ग की हम तो बातें कर रहे हैं दुर्ग की, लेकिन इसके साथ साथ कुछ राजाओं की भी बातें कर रहे हैं ना। मतलब कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? बोलेंगे सर कुंभलगढ़ में हुआ था। और इस यहाँ पर जैसे उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ होता? कैसा? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता। वाह यार, क्या शानदार कुंभलगढ़ दुर्ग है। चलो आगे चलते हैं। ये थी कुंभलगढ़ दुर्ग की बातें, ठीक है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही कुछ विशेषताएं हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार के दुर्ग है। किस प्रकार के दुर्ग है? जैसे कुंभा दुर्ग है और कुमश्याम दुर्ग है। क्या है? कुंभा दुर्ग है, कुंभा दुर्ग है, कुमश्याम दुर्ग है, कुंभश्याम दुर्ग है ना, कुमश्याम दुर्ग है ना। इस प्रकार के दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं ना। ये इतना बड़े इसके बारे में, दुर्गों के बारे में बात कही गई है ना, कुमश्याम दुर्ग के बारे में। और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये तो हमारे हो गए दुर्ग कि भाई इतने बड़े इसके प्रकार के दुर्ग हैं, है ना। और इसके बाद में जो बात करते हैं वो है कुमश्याम में झाली रानी का महल, है ना। और एक इसके अंदर है झाली रानी का महल, ये लिख देते हैं, झाली रानी का महल है ना। आई बात समझे। और इसके बाद में आता है वो रणथंभौर दुर्ग। कौन सा आएगा? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है ना, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात की जाए, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है रणथंभौर दुर्ग की, है ना। रणथंभौर दुर्ग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो ये रणथंभौर दुर्ग है ना, इसके अंदर राणा हमीर का बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार राणा हमीर ने अपने हट के लिए इस दुर्ग पर अपना त्याग बलिदान दिया था। और इसकी जो पत्नी थी, है ना, रानी थी, उसने भी किस प्रकार बलिदान दिया था। और इस दुर्ग की विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये दुर्ग है ना, ये दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग, जो सबसे पहाड़ी इलाका होता है, जो गिरी पर्वत होता है उस पर खड़ा है। किस पर? गिरी पर्वत पर खड़ा है ये दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या बात होती है? रणथंभौर दुर्ग एक गिरी पर्वत पर खड़ा है। और इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर विशेषता है कि राणा हमीर, है ना, राणा हमीर थे, उन द्वारा इसी दुर्ग के अंदर अपना बलिदान दिया गया था। और साथ में रंगा देवी द्वारा बलिदान दिया गया था। और इस रणथंभौर दुर्ग को जब हम ऊंचाई पर देखते हैं तो इस दुर्ग को आसानी से दुश्मन नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी दुश्मन वगैरह आते हैं ना, जैसे कभी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध किया जाता था, है ना, तब अलाउद्दीन खिलजी को इस दुर्ग के बारे में आसानी से जानकारी नहीं मिलती थी। क्यों?
क्योंकि ये दुर्ग ऊंचाई पर बहुत था और इस दुर्ग था, ये दुर्ग ऊंचाई पर बहुत था और दिखने में भी छोटा दिखता था, है ना। लेकिन इस दुर्ग के माध्यम से दुश्मन आता था उसके बारे में जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि ऊपर से हम आसानी से नज़र लगा सकते थे कि भाई हाँ सामने से कौन आ रहा है, वो दुश्मन आ रहा है। तो इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता हमें ये देखने को मिलती है। फिर क्या हुआ कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था 1301 के अंदर, तो उस समय वहाँ का राजा था हमीर देव का राजा था रणथंभौर का, और इसकी पत्नी का नाम था रंगा देवी, और इसकी एक पुत्री थी उसका नाम था देवल देवी, है ना। ये बातें हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें तो विशेष रूप से बात तय करेंगे, क्योंकि इसका जो इतिहास बहुत लंबा इतिहास है और इंटरेस्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल से हम पढ़ लिए और चले गए, वैसी बात नहीं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं तो ठीक रहता है ना। तो एक बार क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था तब बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी हमीर के सामने। तो एक बात आप सबको पता होगी कि जब केसरिया करते हैं, है ना, जब जोहर होता है तो उस समय जो अविवाहित स्त्री होती हैं, है ना, जो अविवाहित लड़की होती है जिसकी शादी नहीं होती है, वो कभी जोहर नहीं करती हैं। ये बातें ध्यान रखनी होती है। और जब राणा हमीर की बेटी थी देवल देव, और हमीर क्या करता था, युद्ध करने में सक्षम, मतलब कि युद्ध करने में थोड़ा पीछे हट रहा था। उसको लगा रहा था यार युद्ध मतलब कि जोर तो कैसे करे, है ना, एकदम केसरियत कैसे करे। तब उसकी पत्नी ने बोला था कि आप केसरिया करिए, है ना, कि आप केसरिया पहनिए और बाहर अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो एकदम सामने आ गई है और आपको युद्ध करना पड़ेगा। तब अमीर कहता है, एकदम चुपचाप बैठ रहता है। फिर वो मतलब कि रंगा देवी कहती है तुम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप युद्ध नहीं कर सकते, तो आप चूड़ा मतलब कि चूड़ा पहन लीजिए, मैं करूँगी युद्ध, मैं लड़ूंगी युद्ध। ये कौन कहती है, ये रंगा देवी कहते हैं। तब हमीर हंसता है और यही बात पास में से गुजरती हैं देवल दे, उनको पता चल जाती है मम्मी और पापा दोनों बाहर मतलब कि अंदर कुछ झगड़ा कर रहे हैं और कुछ परेशानी में है। तब वो पास में सुनती हैं, है ना, बाहर गेट पे। तब वो हमीर बोलता है कि देख बात ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं युद्ध करने से डरता हूँ। राजपूत कभी भी युद्ध करने से डरते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। और तेरे को लगता है कि मैं युद्ध करने से डर रहा हूँ, मैं बाहर जाने से मेरे को परेशानी हो रही है ना, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, कि हमारी बेटी है देवल दे, उसका किया जाए, वो तो किस प्रकार युद्ध कर पाएगी, वो कैसे जोर करेगी, नहीं कर सकती। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा जो राजा है जो इनको पकड़ के ले जाएंगे और हमारा राजपूत की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तब उस रंगा देवी की आंखें खुलती हैं और आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तब ये बातें उस रंगा देवी को पता चलती है, देवल देव को पता चलती हैं कि मेरी मम्मी और पापा इस परेशानी के अंदर है और वो केवल युद्ध और केसरिया और जोर इस कारण नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह मैं हूँ। और वो ऊपर चढ़ती हैं और पीछे तालाब होता है, तालाब के अंदर कूद जाती हैं और अपना प्राण दे देती हैं। और ये बात जब पता चलती है हमीर को कि इस प्रकार की जो घटना घट गई है और देवल दे ने अपना प्राण त्याग दिए हैं पानी में कूद के, तो ये एक जल जोर था। कैसा था, जल जोर था, है ना, अग्नि जोर भी था और जल जोर भी था रणथंभौर के दुर्ग के अंदर 1301 के अंदर। तब केसरे पहनते हैं राणा हमीर और बाहर निकलता है। तब राणा हमीर कहता है, सिंह सवन सतपुरुष वतन कदली फल एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वतन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार। तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन यानी जिस प्रकार शेर उस रास्ते से एक बार गमन कर जाता तो वो पीछे कभी नहीं मुड़ता। सिंह सवन सतपुरुष वचन, सत्य पुरुष द्वारा जब वचन दिया जाता है तो वो कभी वचन से चलता नहीं है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार। जो केला का पेड़ होता है उसको फैला नहीं, एक बार ही लगते हैं, बार बार फल कभी नहीं लगते हैं। और तिरिया तेल यानी कि जो महिलाएं होती है, जो स्त्री होती है, जो उनकी जब शादी होती है तो उनके जो सिर होता है ना उस पर तेल एक बार ही चढ़ते हैं, बार बार कभी तेल नहीं चढ़ता है। उसकी जब दोबारा शादी की जाती है ना तो तेल कभी नहीं चढ़ा जाता। आप ध्यान रखना इस बात को। तो तभी कहते हैं तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार।
और जिस प्रकार हमीर ने हट पकड़ लिया है तो कभी इस रास्ते से पीछे नहीं हटता है। ये बातें कहती हमीर ने। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। क्या बात है, क्या उसने अपना कथन बोले थे, है ना। इस तरह से इनका राजस्थान के अंदर इतिहास रहा था। और हम बात कर रहे थे दुर्ग के बारे में, है ना। रणथंभौर दुर्ग है वो एक इस प्रकार का दुर्ग है ना। इसके चारों ओर कैसे एक गिरी पर्वत पर स्थित है ना, गिरी पर्वत पर। और इसको एक अलग नाम से जानते हैं, इसके गिरी पर्वत भी है और एड़क पर्वत भी है। कौन सा? एड़क पर्वत, है ना। गिरी पर्वत भी है और एड़क पर्वत भी है, दो प्रकार के पर्वत हैं, है ना। कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग। एड़क का मतलब होता है जो आसपास में खैया वगैरह होती हैं, वो होता है एड़क दुर्ग, एड़क, है ना, एड़क दुर्ग। ये इस प्रकार के दुर्ग है, ठीक है ना। आई बात समझे। और इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात की, जो बात थी मैंने विशेष रूप से बता दी है, ये बातें थी इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर कुछ महल है, इस प्रकार के महल हैं, है ना। किस प्रकार के महल है? हमीर महल है। कौन सा महल है? हमीर महल है। सुपारी महल है। कौन सा महल है? मतलब कि हमीर महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी। चौरासी खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, दुर्ग के अंदर है ना। सुपारी महल, ये एक बहुत बड़ा महल है और एक अच्छी खूबसूरती के रूप में भी महल है। कौन सा? सुपारी महल, ठीक है ना। इस प्रकार के ये महल है, सुपारी महल, है ना। इसके बारे में ध्यान रखनी है। 32 खंभों की छतरी होगी। बादल महल हो गया। कौन सा हो गया? बादल महल हो गया, बादल महल। एक और लिखते थे बादल महल, बादल महल। फिर त्रिवेद गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, है ना। इस प्रकार की ये बातें हैं इस मतलब कि दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। ये हो गया रणथंभौर दुर्ग। और इस दुर्ग के अलावा फिर आता है हमारा सिवाना दुर्ग। तीसरा कौन सा आता है? सिवाना। कहाँ पड़ता है बाबू? बाड़मेर में, है ना। सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। अब देखिए सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। सिवाना दुर्ग एक वह दुर्ग है, इसके अंदर कुछ राजा इस प्रकार राजा थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और सिवाना दुर्ग के अंदर माना जाता है एक इस प्रकार के राजा थे जिसका नाम था सातल देव, वीर सातल। कौन था? वीर सातल, जिसे शीतल देव भी कहते हैं, वीर सातल। और एक क्यों मतलब कि किस कारण प्रसिद्ध है? इनका जो मतलब कि चाचा था, है ना, वो था कानड़ देव। कानड़ देव, कानड़ देव कहाँ था? सोनगढ़ था ये। कौन था? सोनगढ़। कहाँ का था? जालोर का। बाद में बात करेंगे वैसे अगली क्लास में, मतलब कि अगले जो टॉपिक पर, है ना, जालोर। ये बात होगी। कानड़ देव का भतीजा था वीर सातल, है ना। ये इस प्रकार का जो एक वीर के रूप में उभरा था, क्योंकि इसका जो योगदान था सिवाना के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान था। और सिवाना दुर्ग वह दुर्ग के अंदर आता है, एक मतलब गिरी पर्वत के अंदर आता है सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग के पास में एक नदी चलती है, उस नदी के दुर्ग के पास में, नदी के पास में ये सिवाना दुर्ग बना है ना। और ये जिस पर्वत पर बना है ना सिवाना दुर्ग, वैसे हल्देश्वर पर्वत कहते हैं। कौन सा कहते हैं? हल्देश्वर पर्वत कहते हैं, हल्देश्वर पर्वत कहते हैं। और ये हल्देश्वर पर्वत पर बना है सिवाना दुर्ग, है ना, सिवाना बाड़मेर दुर्ग। ये बातें हम विशेष रूप से ध्यान रखनी है इससे सिवाना दुर्ग की, है ना। और जब 1308 के अंदर, कब क्या था?
1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब इस पर आक्रमण में किया गया था, तब सिवाना दुर्ग यहाँ पर वीर सातल और इनका एक और था, नाम था जिसका सुभद, है ना, सुभद, यानी वीर सातल हो गया था और इसके साथ में एक था सुभद, है ना। इन दोनों ने इस प्रकार योगदान, वीर सातल और सुभट सामंत, है ना, सुभट सामंत था। दोनों ने केसरिया किया, दोनों ने क्या किया था, केसरिया किया था इस दुर्ग पर। और इन्होंने इस प्रकार केसरिया किया था। और कल्ला राई मलोत एक और था इसके यहाँ पर, कल्ला राई मलोत, कल्ला जी राई मलोत। बहुत बड़े इनके वीर योद्धा था कल्ला जी राई मलोत। इन्होंने भी केसरिया किया था और इस प्रकार इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। और ये भले ही युद्ध हारे थे, लेकिन सिवाना दुर्ग उन दुर्गों में से आता है जिन्होंने अपनी अहम छाप छोड़ रखी थी यहाँ पर, है ना। अहम छाप है वो छोड़ रखी थी। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर मैंने एक और बात नहीं बताई, अलाउद्दीन मतलब कि जो अबुल फजल था, है ना, अबुल फजल था, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में उसने कहा था कि सब दुर्ग है वो नंगे हैं, है ना, सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं। और इस दुर्ग में क्या है, ये स्तंभबद्ध है, क्या है, स्तंभबद्ध है। सारे दुर्ग क्या नंगे है और ये दुर्ग कैसा है, स्तंभबद्ध दुर्ग है ना, इस प्रकार अबुल फजल ने कहा था। और ये हम वापस बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। तो ये बातें थी हल्दी से पर्वत पर स्थित है और कल्ला जी राई मलोत और सुबम सामंत और सुबड़ सामंत और मतलब कि वीर सातल, इन्होंने केसरी किया था और युद्ध के अंदर एकदम कूदे थे और अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इस पर विजय प्राप्त की, फिर इसका नाम रख दिया खैराबाद, है ना, खैराबाद, इसका नाम रख दिया था खैराबाद, सिवाना दुर्ग का वहाँ पर आक्रमण करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद में, है ना। ये थे इसकी मोटी मोटी बातें दुर्ग की थी। और इसके बाद में जो दुर्ग आता है हमारा वो आता है बाड़मेर दुर्ग। कौन सा आता है, बाड़मेर दुर्ग, ये बाड़मेर आएगा ना, जालोर दुर्ग, है ना। ठीक है ना, ये बातें हमारी बड़ी बड़ी बातें हो गई। और इसमें एक बात है, मैंने गिर सुमेल युद्ध था ना, गिर सुमेल युद्ध था 1544 के अंदर। और जब शेरशाह सूरी द्वारा मालदेव का पीछा किया गया था, तो मालदेव ने इसी सिवाना दुर्ग में शरण ली थी, सिवाना दुर्ग ना, मालदेव ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। और इसके बाद में जो मतलब कि रावचंद्र सेन था, है ना, रावचंद्र सेन था, उसने किस प्रकार अकबर का विरोध करते हुए, अकबर से लड़ते हुए जोधपुर से कभी सिवाना, सिवाना से जोधपुर, कभी मतलब कहीं जाते हुए, और ज़्यादातर उसने अपना जो जीवन है वो सिवाना दुर्ग के अंदर ही बिताया था, है ना। तो इसी मतलब कि भूला बिसरा राजस्थान का एक नायक कहा जाता है इस जो रावचंद्र सेन को, जिसने सिवाना दुर्ग के अंदर अपना जीवन यापन किया था काफ़ी समय तक, है ना। इस प्रकार सिवाना दुर्ग इतना एक महत्वपूर्ण दुर्ग के अंदर आता है। और फिर आता है जो अंतिम हमारा आता है वो है जालोर दुर्ग, है ना, सोनगरा, जालोर दुर्ग, जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना, सोनगरा, जालोर, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। सोनगरा और जालोर का जो शासक था वो था कानड़ देव, है ना, कानड़ देव था। और कानड़ देव कौन था, सोनगरा था। और कानड़ देव का पुत्र था वीरमदेव, कौन था, वीरमदेव था। और माना जाता है इस यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी, वो था मतलब कि वीरमदेव, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसका नाम था फिरोजा, और फिरोजा और वीरमदेव
फिरोजा थी वो वीरम देव को पसंद करती थी, और वीरम देव फिरोजा को भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो मुस्लिम थी और ये बातें मतलब कि वीरम देव को मतलब कि पसंद नहीं थी। एक मुस्लिम होने के नाते वो अपने उस जो वो क्या है उनसे शादी नहीं करना चाहता था, कि भी उनको ये पसंद बातें नहीं थी। इसी कारण जो फिरोजा थी उनका जो अंतिम जो टारगेट था फिरोजा का यही था कि वीरम देव को पाना, लेकिन वीरम देव उसके मतलब कि अधीन नहीं होना चाहता था, वीरम देव उसे शादी नहीं करना चाहता था। और युद्ध का कारण ये माना जाता है कि जालौर दुर्ग था, जालौर दुर्ग में युद्ध होने का कारण यही माना था एक महत्वपूर्ण, है ना। फिर कानड़ देव ने और वीरम देव ने इस प्रकार अपनी वीरता का परिचय दिया था, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, सोनगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, है ना, 1311 के अंदर 1311 1311 है ना, 1311 के अंदर, है ना, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर यहाँ पर आक्रमण किया गया था जालौर दुर्ग पर, तब यहाँ पर कानड़ देव और वीरम देव द्वारा मतलब कि केसरिया किया गया था। और सोनगढ़ दुर्ग था, जालौर दुर्ग, इसे सोनगिरी दुर्ग भी कह सकते हैं। और जो जालौर दुर्ग है ना, इसको पहले जालौर का जो पहले जाबालीपुर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? जाबालीपुर। और इस दुर्ग के अंदर कुछ महल है। क्या है? इस दुर्ग के अंदर कुछ महल है जिसका नाम है मल्लिका शाह। क्या नाम है? इस दुर्ग के अंदर कुछ महल है, मल्लिका शाह दुर्ग, है ना, मल्लिका शाह का महल इस दुर्ग के अंदर। फिर मलंचर नाथ की छतरी, कौन सा? मलंदर नाथ की छतरी कहाँ पर है? ये जाबालीपुर, इनकी जो मतलब कि जालौर दुर्ग के अंदर है ना। ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मल्लिका शाह का दरगाह यहाँ पर है, और जलंधर नाथ की छतरी यहाँ पर है, और झालर और सोवन बावड़िया मीठे पानी के यहाँ पर है। झालर और सोवन, झालर व सोवन, मीठे पानी की बावड़ियाँ, मीठे पानी की बावड़ियाँ यहाँ पर हैं, है ना। ये बातें बड़ी बड़ी बातें ये थी इसकी, है ना। कानड़देव, और जो इसका जो एक रचयिता था मतलब कि जैसे कानड़देव है ना, इनके बारे में जो रचना की थी, इनके बारे में जो बुक लिखी थी, है ना, वो बुक लिखने वाला व्यक्ति था पद्मनाथ। और इसने लिखी थी कानड़ देव प्रबंधन, है ना। और इस बुक के अंदर भी इन्होंने यही बातें चर्चा की थी। जालौर दुर्ग की जो विशेषता थी, यही जालौर दुर्ग की विशेषता थी, वो इस दुर्ग के बारे में बात की थी, मतलब कि इस बुक के अंदर बात की थी, कानड़ देव प्रबंध के अंदर। ये पद्मनाथ द्वारा रची गई थी, है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। और ये पश्चिम राजस्थान में स्थित गिरी दुर्ग पर भी है, और ये जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, दक्षिण में, है ना, सोनगिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है अजमेर के जो किले के बारे में बात आएंगी, है ना। अजमेर किले के बारे में, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है ना, उसके बारे में, इस प्रकार के दुर्ग के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये दुर्ग हमारा लगातार कंप्लीट हो रहे हैं। और आपको लगता होगा कि हमारे किस काम आएंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, कौन सी सिलेबस में है ना, कौन सी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके अंदर ये हमारा सब्जेक्ट आता है। ये बाबू किसी भी राजस्थान लेवल की किसी भी क्षेत्र में तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो तेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये बातें। चाहे किसी क्षेत्र में राजस्थान लेवल के किसी प्रकार के जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे कांस्टेबल से लेकर RS तक के बीच में पटरी वगैरह जितने भी भर्तियाँ आती हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, है ना, इसमें जो 3rd ग्रेड के अंदर तो यही सारा भरा रखा है। और कह रहे हैं 3rd ग्रेड के अंदर राजस्थान का इतिहास जो कल्चर होती है वो बहुत हाई लेवल पर पहुँची जाती है, कल्चर, है ना, बहुत बड़ी लेवल पर कल्चर पहुँची जाती है। और कल्चर आपके जो कल्चर है वो आपके लिए कंप्लीट करा रहे हैं हम, है ना। और हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर जो किस प्रकार के जो अजमेर का जो तारागढ़ किला है उसके बारे में विशेष रूप से बातें करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।